Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 29 दिसंबर 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नासा ने अपना एक इनसेन अचीवमेंट को गेन किया है और ये जो अचीवमेंट है ये इनके एक पर्टिकुलर सोलर मिशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों वैसे आप लोगों ने सुना होगा नासा का पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, नहीं पता है तो आज काफ़ी डिटेल से बताने वाला हूं पार्कर सोलर प्रोब एग्जैक्टली क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों इसको लॉन्च किया गया था और आज चर्चाओं में क्यों है। इवन आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि सूर्य के सबसे करीब कोई पर्टिकुलर मैनमेड मिशन पहुंचा है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे ये सुरक्षित है। अब कहोगे सुरक्षित, हाँ, क्योंकि सूर्य की इतनी गर्मी है कि उसके काफ़ी दूर तक भी कोई चीज़ अगर पहुंच जाती है तो वो खत्म हो जाएगी। और एक्सपेक्टेशन दोस्तों सोलर प्रोब के साथ में भी यही था, क्योंकि ये जो सोलर प्रोब मिशन है ये सूर्य के इतने करीब जा चुका था कि साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब यहाँ पे कनेक्शन टूटने वाला है और सोलर प्रोब जो मिशन है हमारा ये फेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सोलर प्रोब सर्वाइव कर गया, बिल्कुल सन के करीब जाकर भी यहाँ पर ये बच गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार इस सोलर प्रोब से हम करेंगे क्या, और ये कब लॉन्च किया था कि भाई ये सन के करीब जा चुका है, सन तो इतना ज़्यादा दूर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा, पहले मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूं, इस मिशन को साल 2018 में लॉन्च किया गया था। और इस मिशन का मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है जो सन का बिहेवियर है उसको स्टडी करना, सन का जो एनर्जी प्रोसेस है उसको स्टडी करना, सन की जो एनर्जी रिलीज होती है और वो हमारे पृथ्वी तक पहुंच रही है और भी बाकी सारे प्लैनेट्स तक पहुंच पा रही है, तो वो जो पहुंचने का सफ़र है उस सफ़र में जो स्पेस का एनवायरनमेंट है, स्पेस का वेदर है, उस वेदर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको स्टडी करने का मेन काम है इस पर्टिकुलर मिशन का। जैसे आपको पता होगा भाई आदित्य L1 जो मिशन इसरो का है, भारत का है, उसका भी तो यही काम है ना कि हाँ सन के बिहेवियर को स्टडी करना। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं नासा का जो ये पार्कर सोलर प्रोब है ये हमारे भारत के आदित्य L1 की ही हेल्प करेगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको दोस्तों यहाँ पर मिलेगी, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। टारगेट ये था कि 2024 तक ये अपने पॉइंट पर पहुंच जाएगा और वहां से स्टडी करेगा, और ऐसा यहां पर हुआ भी। तो ये अपने पॉइंट तक पहुंचा और उसके बाद में अब एक अनुमान ये था कि यार बहुत ज़्यादा करीब जा चुका है, लेकिन वो करीब जाकर भी उस सन की एनर्जी को ये सर्वाइव कर गया। और आखिरकार इसको बनाया कैसे है कि ये सन की एनर्जी को सर्वाइव कर गया, तो दोस्तों इसमें एक थर्मल शील्ड का उपयोग किया गया है, ध्यान में रखिएगा। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जिससे यहाँ पर ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, बताऊंगा आगे, डोंट वरी। तो ये जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है ये कार के साइज जितना यहाँ पर एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट हमने तैयार किया। और इसका नाम पार्कर क्यों रखा गया है, तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है यूजीन न्यूमैन पार्कर, अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट, जिन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ये बताया 1950s के अंदर में कि सोलर विंड भी प्रेजेंट है। सोलर विंड का कॉन्सेप्ट प्रोपोज किया गया इनके थ्रू। तो इन्हीं के नाम का यूज करके दोस्तों यहाँ पर ये मिशन लॉन्च किया गया है, क्योंकि इस मिशन का भी मेन काम क्या है, सन की स्टडी करना, और सन की स्टडी करते वक्त सोलर विंड्स के ऊपर में ज़्यादा ये फोकस करने वाला है, क्योंकि सोलर विंड का जो सूर्य से निकल रही गर्मी है, जो वो गर्म हवा है, वो कैसे इम्पैक्ट डाल रही है स्पेस एनवायरनमेंट के ऊपर में, उसको स्टडी करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं इन्हीं के नाम के ऊपर में इस मिशन का नाम भी रख दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमने 31 जुलाई से लेकर 19 अगस्त के बीच में यहाँ पे इसका लॉन्च डेट रखा गया था। फिर 12 अगस्त को यहाँ पर इसका जो मिशन है वो हमने लॉन्च किया एक हैवी रॉकेट के माध्यम से। अब ये रॉकेट पहुँच चुका है अपनी जगह तक। तो दोस्तों अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये करंट अफेयर्स हम डेली कवर करते हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं बहुत डिटेल से।
जहाँ पे केवल न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं, मैं हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए आपके करंट अफेयर का तो आप आराम से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये जो पार्कर सोलर प्रोब की जो हमने बात की है दोस्तों, इसका की फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। जैसे पहला, ये जो मिशन है दोस्तों, ये जो हमारा सन का सरफेस है उसके 6.5 किलोमीटर के दायरे तक रहने वाला है, उस एरिया में रहकर सन की स्टडी करेगा। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा करीब हो गया। इतना ज्यादा करीब अभी तक हमारा कोई भी मिशन नहीं गया है दोस्तों, जितना करीब ये गया है। ठीक है, इवन आप कहोगे नासा का हेलियस मिशन, तो हेलियस मिशन भी दोस्तों 43 मिलियन किलोमीटर के दायरे में था, इतना करीब नहीं था जितना ये पार्कर सोलर प्रोब है। क्वेश्चन ये है, इतना करीब जा चुका है तो बचा कैसे अभी तक? इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, इसके ऊपर जो शील्ड लगाई गई है वो है कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड, या फिर कह सकते हैं थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। सिस्टम की बात करेंगे तो इसको थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम बोला जाता है। शील्ड की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपकी कौन सी शील्ड हो जाती है? यह है कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड, इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर मिशन है इसका मेन काम क्या है कि भाई सन की स्टडी करना, तो इसलिए ऐसा तैयार किया है कि भाई हैवी टेम्परेचर को भी ये फेस कर पाए। अब टेम्परेचर जितना करीब जाते जाओगे उतना बढ़ता चले जाएगा, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि 2500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी ये जो शील्ड है ऊपर की वो इसको फेस कर सकती है, इसको हैंडल कर सकती है। फिर बाकी इसमें कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं जिसकी वजह से ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये पूरे ट्रैवलिंग के दौरान ठंडा रहा, और सूर्य का जो भी यहाँ पर आसपास का एनवायरमेंट था, इतनी दूर होने के बावजूद भी गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो स्पेशली उस एनवायरमेंट को वो फेस कर पाया। कुछ इस तरीके का मटेरियल का यहाँ पे यूज़ किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो स्पेसक्राफ्ट का डिज़ाइन आपको समझ में आ गया। डिज़ाइनिंग बेसिकली यहाँ पर कुछ इस प्रकार से की गई थी ताकि चाहे कितना भी यहाँ पर हीट प्रोड्यूस ना हो जाए, कैसे भी एक भयानक एनवायरमेंट में ना चले जाए, उसके बावजूद भी ये इस चीज़ को फेस कर सके। और ये जो इस मिशन के अंदर है, इस पर्टिकुलर पूरे जो बॉक्स है इसके अंदर जो हमने सिस्टम लगा रखा है वो अपना परफेक्टली वर्क करता रहे। फिर बात आती है इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब ऑब्जेक्टिव तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लिया है। मेन काम है इसका कि हमारे सूर्य के बिहेवियर को समझना। तो सूर्य का बिहेवियर तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, बिहेवियर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक तो है नहीं। तो सबसे पहली चीज़ स्पेसिफिकली वो किस किस चीज़ की स्टडी करेगा? तो पहले तो दोस्तों वो सोलर विंड की स्टडी करेगा। सूर्य से निकल रही जो विंड है, हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल जो आसपास फ्लो कर रहे हैं उसको स्टडी करेगा, क्योंकि सूर्य से निकल रही जो ये विंड है ना, वो क्या करती है, हमारे सैटेलाइट्स को भी इम्पैक्ट करती है, स्पेस का वेदर इम्पैक्ट करती है, स्पेस क्राफ्ट को इम्पैक्ट करती है, इवन जो पावर ग्रिड्स हमारे पृथ्वी पर प्रेजेंट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा इसका मेन पर्पस क्या है? अंडरस्टैंडिंग द सोलर कोरोना हीटिंग। अब देखिए सन के स्ट्रक्चर को देखोगे दोस्तों तो सन के एनाटॉमी में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं ये वाला फोटो जूम करके दिखाता हूं आपको ताकि क्लियर तरीके से आपको समझ में आए। ये देखिए सन के ऊपर में ब्लैक कलर के डॉट जो दिख रहे हैं ना, ये है आपके सन स्पॉट्स। ठीक है, अभी दो तीन चीजों के ऊपर में ज्यादा फोकस रखना। जैसे सोलर विंड्स कौन सी हैं? ये जो आसपास यहाँ पे विंड रिलीज हो रही हैं, ये सब यहाँ पर सोलर विंड्स हो गए। ठीक, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका है कोरोनल मास इजेक्शन, और ये जो साइड वाली लाइट दिख रही है ज्यादा चमकीली सी, ठीक है, ये है आपका कोरोना। ये कोरोना क्या होता है? सन का आउटर एटमॉस्फेयर जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक जाता है पूरे स्पेस के अंदर में। और ये कोरोना को लेकर ना एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो फैक्ट पता है क्या है? वो फैक्ट यहां पर यह है कि ये कोरोना ज्यादा गर्म है ना। एक तरफ आप देख पाएंगे ये तो कोरोना हो गया जो सूर्य की बाहर यहां पे दिख रहा है, और सूर्य में एक होता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर क्या है? ये है सूर्य का हिस्सा जो यहां पे विजिबल होता है, जिसको हम देखते हैं। अब आपसे मैं अगर एक चीज ये पूछूं कि बताइए कोरोना गर्म होना चाहिए या फोटोस्फेयर गर्म होना चाहिए, यानी कि दोनों में टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस पे होगा? तो आप सभी बोलोगे कि भाई यहाँ पे कोरोना तो बाहर का है ना, बाहर की लेयर है या जो लाइट कलर की दिखाई दे रही है, तो ये तो ठंडी होगी, और ये तो सन का मेन हिस्सा है फोटोस्फेयर, विजिबल सरफेस है सन का, तो ये ज्यादा गर्म होगा। लेकिन इसका उल्टा है, इसी चीज को तो यहाँ पे स्टडी करना है। उल्टा यह है कि दोस्तों कोरोना ज्यादा गर्म है, कोरोना का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द फोटोस्फेयर। वही चीज हमको समझनी है, उसी चीज के लिए यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोग देख पाओगे अंडरस्टैंडिंग द सोलर कोरोना हीटिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सन का जो कोरोना है वो हॉटर है इसके सरफेस से। कोरोना का टेम्परेचर 1 से लेकर 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है, जबकि सन का सरफेस जो फोटोस्फीयर है जिसकी बात कर रहा था उसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो भाई इसी को तो समझना है, यही तो यहाँ पर स्टडी करना कहते हैं। यह है मेन पर्पज इस सोलर प्रोब का।
फिर सोलर प्लाज्मा हो गया, सूर्य के आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई, सन स्पॉट्स, फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन, ये सब चीज़ें बता चुका हूं। इन सब की स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद में बस खाली पता ये लगाना है कि ये सारी चीज़ें स्पेस में, क्योंकि हमारी सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, पावर ग्रिड जो हमारे पृथ्वी पर भी प्रेजेंट हैं, तो इन सब चीज़ों पे असर कैसे पड़ेगा, क्योंकि इस सोलर विंड का एक नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा ना जीपीएस सिस्टम पर, सैटेलाइट्स पर। तो क्या असर पड़ रहा है, ताकि हम भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें कि ये सोलर विंड्स का कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर में, या हमारे जीपीएस सिस्टम में, या हमारे कम्युनिकेशन सेक्टर्स के ऊपर में। ये हमारा मेन पर्पस है। तो इस मिशन का इंपॉर्टेंस तो आप समझ गए भाई, ऑब्जेक्टिव समझ गए तो इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली समझ में आ चुका होगा। हाँ, स्पेस वेदर की प्रेडिक्शन करना, उस तरीके के यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप करना कि वो सूर्य की हीट को झेल सके, टेक्नोलॉजी में नए नए एडवांसमेंट्स करना, अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, थोड़ा और करीब जाएंगे आगे, उसके लिए नया सिस्टम ढूंढना जो इस तरीके की हीट को झेल सके। ठीक, अब इसी आर्टिकल का दोस्तों यहाँ पर एक और रेलिवेंस है हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। वो रेलिवेंस क्या है कि ये जो सोलर प्रोब है, इसकी जितनी भी डिस्कवरी होगी, जो भी डेटा ये हमको निकाल कर देगा, वो भारत के इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है उसमें भी हेल्प करेगा। आदित्य L1 मिशन जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया था, उसका भी तो मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस यही है सूर्य की स्टडी करना, ठीक है ना, वेदर वगैरह पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो जानना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो पार्कर सोलर प्रोब है इसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो दोस्तों वो है सबसे पहले एक्सट्रीम हीट। अब ये तो मेन चैलेंज है ही ना, क्योंकि सन के पास जाना या इतने मिलियंस ऑफ किलोमीटर के दायरे में है, वो फिर भी इतनी गर्मी है, तो उस लेवल पर भी जाना काफ़ी मुश्किल है ना। तो एक्सट्रीम हीट पहला चैलेंज है। दूसरा, डेटा ट्रांसमिशन। अगर मान लो वो थोड़ा और आगे निकल जाता है तो कनेक्शन टूट जाएगा हमारे उस सैटेलाइट से, उस मिशन से, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, कोई जानकारी हमको मिलेगी नहीं, या फिर अगर हम सन से ज़्यादा दूर रख देंगे तो सन के बिहेवियर को अच्छे से जान नहीं पाएंगे। तो एक स्पेसिफिक या मॉडरेट पॉइंट पे हमको रखना होगा, है ना, जिसकी माध्यम से हम क्या कर सकें, सन को अच्छे से स्टडी कर सकें। क्लियर। तो ये मिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि यह आदित्य L1 में भी हेल्प करेगा, तो आप आदित्य L1 के बारे में चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। ये बेसिक फैक्ट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आदित्य L1 ये भी भारत का दोस्तों एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो L1 पॉइंट पे हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। अब आपको पता है L1 पॉइंट क्या है, ये लैग्रेंज पॉइंट। इस तरीके से स्पेस में हमने 5 पॉइंट्स को डिफाइन किया है, L1, L2, L3, L4 एंड L5 करके। तो हमने ये आदित्य L1 नाम से पता चल रहा है क्योंकि लैग्रेंज 1 पे हमने लॉन्च किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपको ये L पॉइंट्स के बारे में डिफाइन करूं तो एक फोटो है, थोड़ा ब्लर सा हो गया है, थोड़ा बहुत आप यहां पे समझ ही जाएंगे कि पॉइंट्स एग्जैक्टली कहां पर कैसे वर्क करते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये रहा। तो दोस्तों ये है अपनी अर्थ, येलो कलर से मैंने बना दी, और ये सन तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है, स्पेस में। अब होता क्या है कि ये आपका सन हो गया और ये हो गई हमारी अर्थ जो मैंने येलो कलर से बनाई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये L4 पॉइंट है, ये L1 पॉइंट है, ये L5 पॉइंट है, ये L3 पॉइंट है, ये L2 पॉइंट है। सामने सूर्य दिख रहा है ना, अच्छा सन यहाँ है यार, मैंने गलत बता दिया। ये जो मिशन है ये आपका आदित्य L1 है, आदित्य L1 लिखा भैया। सन ये है, पृथ्वी है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में L1 पॉइंट आता है। इसी L1 पॉइंट पे हमने आदित्य L1 को यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, ताकि बेसिकली यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारा चांद भी है। तो चांद ऐसे पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जब वो चक्कर लगाता है पृथ्वी के, तो अगर हम इसको थोड़ा करीब लॉन्च करते तो चांद बीच में बार बार आता, तो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाता ये हमारा आदित्य L1। इसलिए हमने काफ़ी दूर ले जाके, सूर्य से तो दूर है लेकिन हमारी पृथ्वी से करीब है आदित्य L1। इस पॉइंट पर L1 पॉइंट पर रुक के वो हमारे इधर सन की स्टडी करेगा, ये जो हमारा सन प्रेजेंट है। दोस्तों यहाँ पर यह है इसका बेसिक पॉइंट, आदित्य L1 का पूरा मेन पर्पस। ठीक, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो जानते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या है वो भी आप समझ गए, लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5 वो भी आप जान गए। अगली खबर पर आते हैं, बहुत ही काम की खबर है, लेकिन अगली खबर पर आने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने अभी ये मिशन के बारे में डिस्कस किया, ऐसे और ढेरों आर्टिकल डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा। वो सब नोट्स के फॉर्म में डिटेल्स आपको मिल जाती हैं दोस्तों यहाँ पर इस ग्रुप में, और एज अ PDF के फॉर्म में। ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवाना चाहो तो वो भी निकलवा सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे करंट अफेयर का सभी कंटेंट अवेलेबल है, डेली अपलोड होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर ये PDF होती हैं। जैसा आप लोग ये देख पा रहे हो, यही PDF आपको मिलने वाली है। ठीक है,
अब जो फ्री ग्रुप में मिलती है तो वो अलग होती है, डिफरेंट होती है। इस वाले पीडीएफ के आप ढेर सारे फायदे उठा सकते हैं। दूसरी बात, यही चीज़ दोस्तों हिंदी में भी है। मैं आपको एक बार हिंदी वाली पीडीएफ शो कर देता हूँ, ये आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, नासा के पार्कर सोलर प्रोब कमीशन का विश्लेषण क्या है ना, ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, अपनी हिंदी वाली पीडीएफ है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है। क्लियर? ठीक है, तो आपको दोनों ही मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प मिल जाती है। काफ़ी लोग मुझसे मेंशन कर देते सर ये पीडीएफ एक बार शो करना, तो मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए, अब आपको करना क्या है, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे कम से कम जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो, आप लोगों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है हमारे फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर में प्रेजेंट है। देखिए आज संडे है, आर्टिकल्स कम आते हैं और आज के न्यूज़पेपर में तो बहुत ही कम आर्टिकल है। तो मैं सोच रहा था आज सेशन करते ही नहीं है, फिर मैंने सोचा नहीं यार दूसरे टॉपिक्स भी हैं, कुछ टॉपिक हमने स्किप भी किए हैं, है ना, अभी इसी सप्ताह, तो कवरेज कर लेते हैं उनका। ये टॉपिक देखोगे सुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी करवाऊंगा। हम बात करने वाले हैं भारत के क्रूड ऑयल रिजर्व्स के बारे में। देखिए कच्चा तेल का जो भंडार है दुनिया भर में प्रेजेंट है, स्पेशली अरब कंट्रीज के पास में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, लेकिन भारत के पास में ऐसा कच्चा तेल कुछ खास मात्रा में प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से कई बार हम स्टोरेज भी करके रखते हैं और उस स्टोरेज वाले सिस्टम को क्या बोला जाता है, एसपीआर, यानी कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो ये पर्टिकुलर रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि भारत का जो क्रूड ऑयल स्टोरेज है करंट समय पर वो 67% की कैपेसिटी पर आज के समय पर रन कर रहा है। कहने का मतलब है, मैं आपको चलो यहीं पे कॉन्सेप्ट समझाता हूं एग्जैक्टली क्या होता है। सुनिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की, तो आपको पता है कि कच्चे तेल के मामले में, क्रूड ऑयल के मामले में हम डिपेंडेंट हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ के ऊपर में। और आजकल तो हम रशिया से भी ज़्यादा परचेज करते हैं, सऊदी अरेबिया से परचेज करते हैं, और इसमें यहाँ पर अरब कंट्रीज आ जाती हैं जिनसे हम ये क्रूड ऑयल को बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं। लेकिन आप क्रूड ऑयल को परचेज तो करते हैं, लेकिन क्या ऐसे ही हम हमेशा परचेज करते रहेंगे? मान लो आगे आने वाले समय पर किसी देश के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या जैसे कोविड आया, ऐसे कोई बीमारी आ गई, ट्रेड वगैरह दुनिया भर में बंद हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अपने देश में कैसे ज़रूरतें पूरे करेंगे कच्चे तेल की? तो ज़रूरतें पूरे करने के लिए ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर एक स्टॉक बना के रखे रहते हैं। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक बना हुआ रहता है ना, जैसे आप लोग देख पाते हो अनाज वगैरह हम पहले से स्टॉक में भर के रखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आती है देश में तो उस स्टॉक में रखा हुआ अनाज देश के लोगों को दिया जा सके। वैसे ही हम क्या करते हैं, ये कच्चे तेल का स्टोरेज बना के रखे हुए हैं और इसी स्टोरेज को यहाँ पर नाम दिया जाता है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो भारत के इस प्रकार के रिजर्व 3-4 जगह पर प्रेजेंट हैं, कुछ का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो अब ये जो रिजर्व्स हमने बनाए हैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई आगे मान लो भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, हम कच्चा तेल नहीं मंगा पा रहे हैं या किसी देश के साथ में प्रॉब्लम हो गई, तो हम अपने इस भंडार से कच्चा तेल निकाल निकाल के काफ़ी सारे दिनों तक अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक, अब प्रॉब्लम यह है कि आज भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में केवल और केवल 67% तक क्रूड ऑयल रखा हुआ है, केवल इतना तेल है, जबकि हमें इसको भर के रखना चाहिए था, स्टॉक पूरा करके रखना चाहिए था, नहीं तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेंटेन रहेगा तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे पास में होंगी नहीं। ठीक, कुछ दिन तक हम मैनेज कर सकते हैं, उतने दिनों में हम किसी दूसरे कंट्री के साथ में क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी अलग से, मैं आपको बताऊं 2023-24 के अंदर में बजट के अंदर में लगभग 5,000 करोड़ रुपीस अनाउंस करे गए थे, अलग से रखा गया था कि हम ये पैसा खर्च करके अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भर के रखेंगे। और ये मुद्दा रिसेंटली 200 लोकसभा के अंदर भी उठाया गया था। तो भारत का क्रूड ऑयल जो रिजर्व है, लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो बोला जाता है देश की रणनीति में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए कि कोई भी अगर डिसरप्शन हो जाता है भविष्य में ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर, तो हम अपने पैर पे थोड़े समय तक खड़े रहेंगे और उतने दिनों में मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन सुधारनी जरूरी है, क्योंकि आज हमारे पास में अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व के अंदर में जो ऑयल है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिल जाता है। नाउ अब आपके पास में दोस्तों बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स आते हैं जो प्रीलिम्स के अंदर पूछ जाएंगे, क्योंकि ये एनालिसिस का वीडियो है, केवल यहां पर ऊपर से पढ़ने वाली बात नहीं होगी।
तो इंडिया का जो क्रूड ऑयल रिजर्व है, पहले हम इसका करंट स्टेटस बात करते हैं और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। देखिए, जो भी यहां पर करंट समय पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है लोकसभा के अंदर में, उसके अकॉर्डिंग भारत में जो कच्चे तेल का ऑयल रिजर्व प्रेजेंट है उसमें 3.61 मिलियन टन के आसपास आप देख पाएंगे कच्चा तेल भर के रखा हुआ है, जो कि केवल और केवल 67% है ऑफ द टोटल कैपेसिटी, है ना। 100% में से केवल हम 67% ही भर के आज के समय पर रखे हुए हैं, जिससे आगे भविष्य में कहीं भी दिक्कत हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। केवल कुछ ही दिनों का तेल बना के रखा हुआ है हमने, समझ रहे हैं। तो एसपीआर होता क्या है आप समझ गए, ये एसपीआर की डेफिनेशन हो गई भाई। इसका पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई कोई क्राइसिस आ गया तो उस समय पर सप्लाई डिसरप्शन को मैनेज करने का काम करता है हमारा एसपीआर। अब क्वेश्चन क्या है, लोकसभा की इसी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि भैया ऑप्टिमम रिजर्व्स को मेंटेन करके रखिए ना, ठीक है, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए और अपने ये भंडार हैं इनको भर के रखिए। अब ये किस तरीके से हुआ है, कमेटी ने जोर दिया है कि भाई आपको ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना होगा अपने रिजर्व्स का, और इसके लिए आप स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर वैसे भी है ना। और अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो इसके दाम ऑटोमेटिकली बढ़ा दिए जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल का दाम बढ़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है भारत को इसकी समस्या फेस करनी पड़ेगी। रीजन यहां पर यह है कि इंडिया इतना सारा तेल परचेज करता है, और परचेज करने के साथ साथ यहां पर टैक्स भी लगता है। अब भारत में आके डबल टैक्स लगता है, उसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगाती है, तो सर वो तेल और महंगा हो जाएगा। तेल महंगा हो जाएगा तो भारत के अंदर में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये दिक्कत है। अब क्वेश्चन क्या है कि सरकार ने कुछ बजटिंग अनाउंस कर रखी है क्रूड ऑयल रिजर्व्स को लेकर। जैसे मैंने आपको बताया 2023-24 के अंदर में गवर्नमेंट ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए एलोकेट करे थे, अनाउंस किए थे कि भाई इतना पैसा खर्च करके हम अपने क्रूड ऑयल रिजर्व्स को भर देंगे। और यही यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है जो गवर्नमेंट उठा सकती है। और इसी के आधार पर दोस्तों क्रूड ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाने को लेकर, क्योंकि ये 2023-24 का डेटा था, फिर अगर 2024-25 के तौर पर देखेंगे जो ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस दौरान 408 करोड़ रुपए यहां पे रखे गए कि भाई 408 करोड़ रुपीस हम लोग क्या करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के फेज 2 में अनाउंस कर रहे हैं। और इसके माध्यम से कुछ और टैंकर्स बनाए जाएंगे, स्टोरेज कंटेनर्स बनाए जाएंगे, जहां पे ये कच्चा तेल हम स्टोर करके रखने वाले हैं। तो ये कमेटी ने ये सब रिकमेंडेशन दिया है, और इसी कमेटी ने कुछ चिंताएं भी व्यक्त की हैं कि भाई अगर, क्योंकि ये सब रिकमेंडेशन है, स्टेप्स नहीं उठाओगे तो दिक्कतें तो होंगी। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के मामले में इंडिया की जो डिपेंडेंसी है दुनिया भर के मार्केट्स में वो बहुत ज़्यादा है। अब वो डिपेंडेंसी किस तरीके से ज़्यादा है, चलिए इसको देखते हैं। इंडिया करंट समय पर पूरे दुनिया में, ध्यान से सुनना, पूरे दुनिया में भारत करंट समय पर तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है कच्चे तेल का। क्योंकि कच्चा तेल मंगाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, देन उसके बाद में पेट्रोलियम या दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो हमारे देश की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है आज के समय पर वो 88% के आसपास है। हम इतना निर्भर हैं दूसरे देशों पे। फिर इंडिया के जो मेजर सोर्सेस हैं आज के समय पर क्रूड ऑयल के, वो कहां कहां से आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत आज किस किस से कच्चा तेल परचेज करता है, इराक, सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएस एंड यूएई से परचेज करता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दूसरी तरफ देखोगे तो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ा हुआ है भाई। मिडिल ईस्ट के अंदर में इजराइल, उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे वेस्ट बैंक या दूसरे कंट्रीज़ भी आपस में भिड़े हुए हैं। इजराइल गाज़ा पट्टी के बीच में डिस्प्यूट है, उसमें लेबनान भी है, येमेन भी है ना। फिर ईरान भी उतर गया। अब ईरान का यहाँ पर एक राइवलरी सऊदी अरेबिया है, आपस में डिस्प्यूट्स बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट के अलावा रशिया यूक्रेन का अपना वॉर अलग चल रहा है। वेनेजुएला पॉलिटिकल क्राइसिस में फंसा हुआ है ना। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अमेरिका के साथ में रिलेशंस खराब है वेनेजुएला के, क्योंकि वेनेजुएला के पास में अच्छा खासा तेल प्रेजेंट है। तो ये सब हम देख पा रहे हैं कि हाँ वाकई में चैलेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल डिसरप्शंस हो रहे हैं, दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। तो उसके आधार पे हमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मेंटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, वो यहाँ पे बोला जाता है। क्योंकि इन सब का असर कहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि जितनी वॉर बढ़ेगी दोस्तों, इससे ऑयल के प्राइसेस ही बढ़ेंगे। और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जहां पे फ्लक्चुएट होना शुरू हो गए इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, जहां पे प्राइस बढ़ना शुरू हो गए, सबसे ज्यादा नुकसान हमको होगा, ठीक है। हमको क्यों होगा, क्योंकि हम बहुत सारा कंजम्पशन करते हैं। तो पहले वही चीज यहां पे मान लो 10 रुपए की मंगा रहे थे, अब वही सेम चीज 15 रुपए दे के मंगानी पड़ रही है, तो हमारा तो इंपोर्ट का बिल और बढ़कर आएगा ना, प्रॉब्लम यह है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो सही है, तो मतलब कर क्यों नहीं लेते फिर, जब इतने सारे रिकमेंडेशन है, पता है ये सब कुछ चल रहा है, तो रीजन क्या है। रीजन दोस्तों यहां पर यह है कि
देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। आज हम ना बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करते तो हैं, लेकिन ऑयल इंपोर्ट करने में दिक्कतें हैं। बीच में प्राइस में चेंजेस आया, जिस चक्कर में हम ऑयल नहीं परचेज कर रहे। रशिया से लिया डिस्काउंट में, तो रशिया मतलब जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो उससे हमने डिस्काउंट में लिया, तो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ने लगा वेस्टर्न कंट्रीज़ का। तीसरी तरफ यहाँ पर हम कितना मंगाएंगे, कितना मंगा के रखेंगे, क्योंकि 85 to 90% इंपोर्ट हो रहा है क्रूड ऑयल। कितना सप्लाई करेंगे अपने देश के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम यह भी है कि आज डॉलर के कंपैरिजन में दोस्तों आपको पता है कि जो इंडियन रुपी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है ना, डेप्रीसिएशन हुआ है। तो जब रुपी कमज़ोर हो गई है तो हमें ज़्यादा पैसा देके खरीदना पड़ेगा, तो इसका चैलेंजेस करंट समय पर नजर आ रहे हैं, ठीक। अब इसके तरीके क्या हो सकते हैं? तरीका यह है कि आपको कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने होंगे। आज भारत में कहाँ कहाँ पर है, ये वाला फोटो देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया है समझने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज के समय पर 3 जगह पे अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रखे हैं। एक विशाखापट्टनम है, दूसरा मैंगलोर में है, तीसरा पाडोर में है। ये रहा विशाखापट्टनम में, ये रहा मैंगलोर में, ये रहा पाडोर में, ठीक है। यहाँ पे इतना इतना मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास हम अपना क्रूड ऑयल मेंटेन करके रख सकते हैं। फिर आप देख पाएंगे उड़ीसा के अंदर में भी आ रहा है, कर्नाटका में भी यहाँ पर कुछ ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, फेज़ 2 में भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के ऊपर एक स्पेशल फोकस कर रहे हैं। अभी तक वैसे बहुत सारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमने इंक्रीज़ की है। तो ये जो टैंकर्स बना रखे हैं, यहीं पे कच्चा तेल भर के रखना होगा, ये बेसिकली यहाँ पर डिमांड हो रही है। फिर बात आती है स्ट्रेटेजिक मेजर्स एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स के बारे में। इंडिया ने ऑलरेडी अपना जो ऑयल इंपोर्ट बेस है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छी चीज़ है। कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे पहले हम केवल कुछ चुनिंदा कंट्री से ही ये कच्चा तेल मंगाते थे। अब क्या है, अब हम दोस्तों यहाँ पे यूएई, इराक, रशिया, यूएस, इवन रशिया से किसने सोचा था कि भारत इतना तेल मंगाएगा। लेकिन वॉर के बाद में डिस्काउंट में जब मिला तो हमने सभी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया। आज हम सबसे ज़्यादा तेल रशिया से परचेज कर रहे हैं, तो ये स्टेप उठाया गया। बाकी भारत यहाँ पे कुछ नए नए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रहा है, ये सही है। बाकी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, यहाँ पर ये इनिशिएटिव इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जिसका मेन पर्पस है हम अपने देश में खुद ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर एक स्पेशल फोकस रखें, है ना। फिर उसके बाद में इंडिया करंट समय पर इन्वेस्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास में ज़्यादा होगी तो भविष्य में हमें क्या इस पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे ही स्पेशली काम कर लेंगे, जिसमें आपका सोलर विंड है, बायोफ्यूल है, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन एनर्जी एडॉप्शन, इन सब चीज़ों को अपना लिया जाएगा, हाइड्रोजन को अपना लिया जाएगा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो फिर आपको एनर्जी जनरेट करने के लिए ये कच्चे तेल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन पर भी एक स्पेशल फोकस करके चलना होगा। फिर क्योंकि अभी एकदम से तो हो नहीं सकता ये काम, तो इसलिए कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अच्छा प्राइस हमारे लिए सेट कर सकती हैं, भले ही दुनिया में कोई भी क्राइसिस आ जाए। होता है ना भाई, आपकी जानी मानी एक शॉप होती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी चीज़ के दाम बढ़े तो आप आराम से लगवा लेते हैं, वो व्यक्ति भी लगा देता है, कहता है कि ठीक है यार आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, क्योंकि वो थोड़ा मेंटेन कर पाएगा। तो जितना अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया के साथ में संबंध भारत के बहुत अच्छे हैं, इराक, रशिया, ये 3 देश वो हैं जिनसे सबसे ज़्यादा तेल परचेज करते हैं। तो भाई इन देशों से क्यों ना लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट कर लिया जाए, क्योंकि अभी आपको पता है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन भी इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो हम इन देशों के साथ में लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करके चल सकते हैं कि भाई आगे भविष्य में कोई दिक्कत आती भी है तो भारत को एक स्टेबल प्राइस में ये हमको तेल बेच सकें, ठीक। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं। बाकी वे फॉरवर्ड मतलब जो ये इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं करंट समय पर, वे फॉरवर्ड में यही है कि भाई हम खुद में ऑयल प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने देश में जगह जगह पे, क्योंकि ऐसा नहीं है भारत में बिल्कुल ऑयल नहीं मिलता, भारत में बहुत सारी जगह पर कच्चा तेल मिलता है। तो हमें इस पर इन्वेस्टमेंट करना होगा, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर में एक स्पेशल फोकस करना होगा। दूसरा वही भाई ये जो कैपेसिटी है इसको बढ़ानी होगी, फिर वही सिमिलर चीज़ें आगे रिन्यूएबल एनर्जी और इन सब चीज़ों पे फोकस करना होगा। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक है ये। अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। अगली खबर भी बहुत ही ज़्यादा काम की है। करेंट समय पर भारत का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट एनालिसिस है वो किया गया है 2023-24 के 2023 एंड 2024। इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर में जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है, ये दवाइयों का पूरा क्षेत्र है, ये सेक्टर इंडिया में किस तरीके से वर्क किया वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और ऐसे टॉपिक्स के थ्रू क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और बाकी यार मेक श्योर करना चैनल के ऊपर सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर लेना, और हमारा टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर्स का, जिसको आप सभी लोग मिलकर जल्दी अचीव करवा सकते हैं। जितने भी लोग नए जुड़े हैं, पहली बार आए वीडियो पे, वो तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मिलेंगे कब, जब आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लेना ताकि आपके पास में तुरंत ये नोटिफिकेशंस पहुंच सके, ठीक। चलिए
अब आते हैं अपने एक और शानदार से आर्टिकल पर। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के फार्मास्यूटिकल मार्केट। फार्मास्यूटिकल मार्केट यानी वही मेडिसिन से रिलेटेड पूरे बाजार का डिस्कशन होने वाला है, इंडिया में कहां पे किस लेवल पर स्टार्ट करता है। क्योंकि दोस्तों इंडिया का फार्मास्यूटिकल मार्केट लगातार दुनिया भर के लिए जरूरतमंद देखने को मिला, क्योंकि भारत बहुत सारी जो जेनेरिक मेडिसिन है उसको भी प्रोड्यूस करता है। तो आज जो 2023-24 के अंदर में भारत के फार्मास्यूटिकल मार्केट की वैल्यू है वो लगभग $50 बिलियन के आसपास है। और जो ये ग्रोथ हुई है वो बहुत तेजी से हुई है। इसमें हमने डोमेस्टिक कंजम्पशन भी किया है और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया है, और एक्सपोर्ट में एक अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा है। एक्सपोर्ट भी हमने ज़्यादा किया है, $26 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, $23.5 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये कंजम्पशन हुआ है, डोमेस्टिक कंजम्पशन इस इंडस्ट्री में। तो काफ़ी सारा पैसा हम लोगों ने बाहर विदेशों में ये दवाइयाँ बेचकर भी कमाया है। अब आता है बात ग्लोबल पोजीशनिंग की, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है फार्मास्यूटिकल मार्केट में। इसको नोट करके रखना, कई बार आपके वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक पीआईबी का है, सीधा सरकारी डेटा है, सरकार वेबसाइट से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इंडिया की दोस्तों करंट समय पर थर्ड लार्जेस्ट रैंक देखने को मिलती है। भारत आज के समय पर तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फार्मास्यूटिकल्स का बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कितना सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी वैल्यू के हिसाब से बात करेंगे तो वैल्यू के हिसाब से 14th लार्जेस्ट नंबर पर आता है। इंडिया जो है ग्लोबल मेडिसिन सप्लाई में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशली जेनेरिक मेडिसिन, पता है ना जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं? दो प्रकार की मेडिसिन होती हैं, एक होती है ब्रांडेड मेडिसिन, दूसरी होती है जेनेरिक मेडिसिन। तो ब्रांडेड मेडिसिन में तो प्रॉपर एक रिसर्च लगी थी पीछे, उस रिसर्च के बाद में वो ब्रांडेड मेडिसिन तैयार हुई है। लेकिन जो जेनेरिक मेडिसिन होती है तो उसमें से कोई रिसर्च नहीं है, बस खाली ब्रांडेड मेडिसिन का जैसे ही लाइसेंस खत्म हो जाता है, पेटेंट खत्म हो जाता है, तो हम उसी को कॉपी करके सॉल्ट को एक दो ऊपर नीचे करके कॉपी करके मार्केट में उतार देते हैं जेनेरिक मेडिसिन। तो ये जो जेनेरिक मेडिसिन है या वैक्सीन्स है, ये भारत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और दुनिया भर को बेचता है, और जेनेरिक मेडिसिन काफ़ी सस्ती होती हैं ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में। तो इस वजह से इंडिया को कई बार पूरे दुनिया की फार्मेसी के नाम से जानते हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। इस प्रकार का रोल इंडिया प्ले कर रहा है। अब हमारे पास में मेजर सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? वो सेगमेंट्स कौन कौन से हैं जहां से सबसे ज़्यादा हमको फायदा मिल रहा है इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हम? तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में दोस्तों जेनेरिक ड्रग्स, वही जैसे मैंने आपको बोला, इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनेरिक ड्रग। दुनिया भर में बाय वॉल्यूम जितना भी जेनेरिक ड्रग सप्लाई होती है उसका 20% भारत करता है। फिर उसके बाद दूसरा देखोगे तो ओटीसी मेडिसिन और बल्क ड्रग्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर में। इसकी डिमांड भी पिछले कुछ समय पर बढ़ी है। फिर बात आती है वैक्सीन की, तो इंडिया करंट समय पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। दुनिया भर की वैक्सीन की जो डिमांड होती है, 60% वैक्सीन की डिमांड हम पूरा करते हैं। WHO को DTP BCG वैक्सीन की अगर हम बात करेंगे तो 70% सप्लाई इंडिया करता है। दुनिया भर में जो मीजल्स की वैक्सीन लगती है लोगों में, 90% सप्लाई भारत करता है। यह है इंडिया की ताकत इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल। ठीक है, ऐसी दोस्तों बायोसिमिलर या बायोलॉजिक्स में भी आप देख पाएंगे, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की बात हो रही है, उसमें भी इंडिया एक रेलिवेंट रोल प्ले करता है। अब रोल प्ले करता है तो ठीक है, लेकिन क्या इन सब चीज़ों का फायदा भारत को हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि अकेला अगर आप भारत की टोटल जीडीपी देखते हैं, हमारी जो टोटल इकोनॉमी है, इस टोटल जीडीपी के अंदर में 1.72% कॉन्ट्रीब्यूशन सीधा फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आता है। 1.72% योगदान ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर देता है, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट से थ्रू अर्निंग्स भी हो गई, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा। वही पैसा दोस्तों हमारे देश की करेंसी रिजर्व्स में भी ऐड हो रहा है। तो ये है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर का अचीवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। फिर बात आती है दोस्तों यहीं पर इंपॉर्टेंट की अचीवमेंट्स के बारे में। अब ये की अचीवमेंट को डिस्कस करते हैं। वैक्सीन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, 60% दुनिया की वैक्सीन भारत यहाँ पर प्रोड्यूस करता है ना। 50% अफ्रीका के अंदर जेनेरिक मेडिसिन इंडिया सप्लाई करता है। यूएस के अंदर 40% ये जो मेडिसिन है ये हम सप्लाई कर रहे हैं यूएस मार्केट में। फिर 25% यूके के मार्केट में भी हम सप्लाई कर रहे हैं। तो वेस्ट के अंदर में बहुत ज़्यादा ये सप्लाई इंडिया ही करता है। फिर बात आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो इस वजह से, क्योंकि भारत को एज अ फार्मेसी देखा जा रहा है वर्ल्ड की, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लगभग $22.5 बिलियन मिले थे एफडीआई के फॉर्म में 2004 से लेकर 2024 के बीच में। इतना $बिलियन का इन्वेस्टमेंट दुनिया भर की कंट्रीज ने हमारे देश में किया है। ठीक, इंडिया का क्योंकि एक अच्छा बात यह देखने को मिलता है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चाहे आप यहाँ पे दोस्तों बात ले लो इसरो की, या फिर चाहे बात ले लो आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, भारत इसलिए जाना जाता है कि कम पैसे में एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके देने की ताकत रखता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग की वजह से भी इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होते हुए नजर आते हैं। फिर जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई डिस्कस कर ही चुके हैं। लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाता है वो भी डिस्कस कर चुके हैं।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी भारत की फार्मास्यूटिकल सेक्टर ढेर सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, और वो चैलेंजेस क्या क्या हैं दोस्तों, वो आज जानना जरूरी है। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर जब बात आती है, यानी कि वही प्रोटेक्शन को लेकर, कई बार क्या होता है ना, दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया के ऊपर में अलग अलग प्रकार के एलिगेशंस लगाना शुरू कर देती हैं। एलिगेशंस किस चीज़ को लेकर कि भाई हमारा मेडिसिन हमने तैयार किया था, पेटेंट खत्म हो गया, तो हम पेटेंट बढ़ा भी तो सकते हैं, लेकिन इंडिया ने वो रूल रखा ही नहीं है। आपका पेटेंट एक्सपायर हो गया तो एक्सपायर हो गया, अब हम उसको कॉपी करके उसकी एक जेनरिक मेडिसिन बना सकते हैं। सॉल्ट को थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, फिर जेनरिक मेडिसिन के तौर पर बेच देंगे, वो सस्ती रहेगी। तो इसको लेकर कुछ कंट्रीज कंसर्न दिखाती हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर इंडिया में यह है कि भाई हम इंपोर्ट्स के ऊपर में ज़्यादा डिपेंडेंट है। भले ही यहाँ पर आप सोचोगे, अभी तो आप बता रहे थे हम सबसे बड़े सप्लायर हैं, दुनिया भर को हम सप्लाई करते हैं मेडिसिन, ठीक है, भले ही सप्लायर होने के बावजूद भी दोस्तों इंडिया की जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो ज़्यादा है किसके ऊपर में, एपीआई के ऊपर में। अब ये एपीआई क्या है? एपीआई दोस्तों वो रॉ मटेरियल है जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इसी से ही मेडिसिन बनाई जाती है, या फिर की स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। तो इसको हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट किससे कर रहे हैं, ये तो देखो, इंपोर्ट भी दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग चाइना से ही करते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब ये रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो दवाइयाँ बनेंगी नहीं, तो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ जाएगा भाई। फिर एक और प्रॉब्लम जो भारत फेस करता है वो है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की कमी। दवाइयों को लेकर रिसर्च, डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि पिछले कुछ समय पर भारत की बहुत सारी दवाइयाँ दुनिया में चर्चाओं में रही हैं, बहुत सारे कफ सिरप चर्चाओं में रहे हैं कि वो नहीं कंज्यूम करना है, कुछ की डेथ हुई है ना। तो दोस्तों ऐसे केसेस में यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो स्किल ह्यूमन रिसोर्स, उसके ऊपर क्वेश्चन उठता है कि भाई स्किल्सफुल लोग नहीं है, उनके पास में प्रॉपर मात्रा में स्किल्स नहीं है। फिर बात आती है क्वालिटी कंसर्न की। तो जो CDSCO है, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी बॉडी है जो हमारे देश के अंदर में जो मेडिसिन सेक्टर है उसको यहाँ पर कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करती है। इस CDSCO के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि लगभग 5% जो इंडियन ड्रग्स हैं, 5% भारत की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो ड्रग क्वालिटी को फेल कर चुकी हैं, यानी उनकी क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह जब हुई तो वो उसमें फेल हो गए, अच्छी क्वालिटी नहीं थी। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पोटेंशियल क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है, तो दोनों ही आप इन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी हमने बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव चलाए हैं, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि आज के समय पर इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे सरकार के, जिसके थ्रू आज हम क्या कर रहे हैं, अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गया, PLI स्कीम चलाई जाती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जहाँ पे हमने 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने अनाउंस किए हैं 2021 से लेकर 2029 तक यहाँ पर खर्च करेंगे, ताकि हमारे देश में क्या हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो दवाइयाँ हैं उसको बना सकें। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, ठीक है, इसका मेन पर्पज़ है जो क्वालिटी मेडिसिन है वो सस्ते दाम में लोगों को प्रोवाइड करवाना। फिर हमने जो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अलाउ कर दिया अपने देश के अंदर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च को बनाया गया, जिसका मेन काम है हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को डेवलप करना, है ना, कुछ नई रिसर्च करना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फिर ऐसे दोस्तों पेटेंट रूल्स के अंदर रिफॉर्म्स करे गए, ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए जिससे कि हम लोग क्या कर सके, अपने देश के अंदर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अपना सकें, बेटर कर सकें। अब आगे भविष्य में अगर हम देखते हैं तो भारत के पास में और भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं इसको ग्रो करने के लिए, तो उस पर भी हमें काम करना होगा। एट लास्ट ये कंक्लूजन है। लास्ट में दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाएंगे, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन टू द मासेस इन इंडिया। तो यहाँ पर 4 इनिशिएटिव्स आपको दिए गए हैं, इन चारों में से बताइए वो कौन सा इनिशिएटिव है जो अफोर्डेबल यानी सस्ती और अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन प्रोवाइड करवाने का रोल निभाता है। तो इसका सही उत्तर अभी मैंने आपको बताया ही था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना, PMBJP। तो ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या हो गया, हाँ ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, याद रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। बाकी आज से लगभग कल या परसों शायद होगा, परसों मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर लोकेशन दिया था मैप में देखने के लिए, वो है लिजोथो। लिजोथो को रिसेंटली भारत ने फूड भेजा है, ठीक है, उनको फूड की रिक्वायरमेंट थी इस वजह से, तो इस वजह से चर्चाओं में था। तो अच्छे से मैप में आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप देखोगे लिजोथो तो साउथ अफ्रीका के बीचों बीच में है। ये हमारा पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको नजर आएगा, और इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में ये है अपना साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बीचों बीच में ये आपको लिजोथो देखने को मिल जाता है। तो सारे तरफ से बाउंड्री इसकी साउथ अफ्रीका से लगती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। बाकी इसके बारे में और कुछ पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इसका कैपिटल है मासेरू। बाकी इतिहास वगैरह देखोगे तो काफ़ी सारे राजा आए गए, है ना, तो इस तरीके से मामला चलता रहा। फिर अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे रूल किया,
फिर वो उन्होंने इनको आज़ादी दी। आज़ादी देने के बाद में यहाँ पर ये देश आज़ाद हुआ। फिर उसके बाद में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ पे इन्होंने फोकस किया, है ना। तो फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर आज भी काम होता है। कपड़ों को लेकर ज़्यादा काम होता है। लिजोथो के अंदर में ढेर सारे मिनरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। जब हम स्पेशली लिजोथो की बात करते हैं तो यहाँ पर हीरो के भंडार हैं, डायमंड रिजर्व्स प्रेजेंट हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा रिसोर्स है लिजोथो के पास में वो है पानी, वाटर। और यही वाटर ये साउथ अफ्रीका को देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बोला साउथ अफ्रीका से सारी की सारी बाउंड्रीज लगती हैं लिजोथो की। तो साउथ अफ्रीका क्या करता है, लिजोथो से पानी लेता है, वाटर लेता है, और वाटर के बदले में साउथ अफ्रीका लिजोथो को सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो एक अच्छा वाटर क्वालिटी यहाँ पर लिजोथो में देखने को मिल जाती है। ध्यान में रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जो रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, कभी कभी चर्चाओं में रहती है, तो इस वजह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। फिर चैलेंजेस की बात करेंगे तो लिजोथो में करंट समय पर बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस है, जैसे बेरोजगारी बहुत है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, दूसरे काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं। इनकी पॉपुलेशन में HIV और एड्स जैसी जो प्रॉब्लम है काफ़ी कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर नजर आती है। लिजोथो का पॉलिटिकल सिस्टम देखोगे तो यहाँ पे संविधान भी है और राजा भी है। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं। तो एक राजा भी है, संविधान भी उसके हिसाब से काम चलता है, यानी कि जो किंग होगा, जो राजा होगा लिजोथो के अंदर में, वो सारे के सारे सेरेमोनियल रोल को होल्ड करेगा। एक्चुअल पॉलिटिकल पावर अगर आप देखोगे, जो पॉलिटिकल पावर है वो प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट के पास में होती है। यहाँ की पार्लियामेंट बाइकैमरल है, जैसे अपनी पार्लियामेंट है लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ की पार्लियामेंट भी बाइकैमरल है। यहाँ का अपर हाउस होता है सीनेट और लोअर हाउस होता है नेशनल असेंबली। ठीक है, बाकी लिजोथो में पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई रही। काफ़ी बार मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया, संविधान में चेंजेस करेगा, इलेक्शंस पर बार बार डिस्प्यूट होते हैं, तो इस वजह से भी ये चर्चाओं में रहता है। तो लिजोथो के बारे में ये हो गया बेसिक फैक्ट्स। इनको आज़ादी मिलती है अंग्रेज़ों से 4 अक्टूबर 1966 में। बाकी ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखना यार। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। उसके अलावा बस बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप देखोगे तो लिजोथो के जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ऑब्वियस सी बात है, चारों तरफ से साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका के साथ में इनके सबसे ज़्यादा अच्छे संबंध रहते हैं। बाकी पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन अफ्रीकन यूनियन हो, चाहे वो साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंटल कम्युनिटी हो, इन कम्युनिटी का यहाँ पर एक हिस्सा है, इनका मेंबर होता है लिजोथो। ये बात हो गई दोस्तों यहाँ पर लिजोथो के बारे में बेसिक फैक्ट, यानी कि ये याद रखना, अफ्रीकन यूनियन सबसे बड़ा यूनियन है ना। उसके अलावा साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, या वो यूनाइटेड नेशन ही क्यों ना हो, लिजोथो सबका यहाँ पर एक मेंबर रह चुका है। ठीक, चलिए आगे आते हैं दोस्तों। ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और कल फिर मिलेंगे अपने लेक्चर के साथ में। आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं है, संडे भी है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, मज़े कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे वो मैंने आपके कवर करवा दिए हैं, इनमें से 1-2 टॉपिक पिछले रह भी गए थे, वो भी कवर करवाए हैं। संडे के न्यूज़पेपर को देखोगे तो एक खास बात ये नजर आती है आपको कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सप्ताह की रिपीटेड है। फॉर एग्जाम्पल केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आज हमने डिस्कस कर लिया, अभी हमने सप्ताह में डिस्कस किया था, वो यहाँ पर वापस से चर्चाओं में आया है। फिर ऐसे ढेरों टॉपिक्स ऐसे हैं जो मतलब पहले चर्चाओं में थे, वो अब चर्चाओं में आ गए। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो डैम बन रहा है वो आज चर्चाओं में न्यूज़पेपर में, तो वो हमने कल ही डिस्कस कर लिया है, समझ रहे हैं। चलिए फिर इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।